हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मोतीसन ज्वेलर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आप सबको पता ही है, कल मोतीसन ज्वेलर्स की लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग कैसी हो सकती है ये हम समझने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ये समझेंगे कि कितना लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, कितना मुनाफा हो सकता है, सब कुछ समझने वाले हैं। डेफिनेटली दोस्तों समझेंगे पूरा अच्छे से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब छोटे आईपीओस के अंदर स्पेसिफिकली। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मोतीसन ज्वेलर्स आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है कल, यानी 26 दिसंबर को। फ्रेंड्स, अगर आपको आईपीओ मिला है तो सबसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन याद रखिएगा इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 55 रुपीज़ पर शेयर की। कुल मिला के आपको 250 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। देखिए, इशू का साइज काफ़ी छोटा था, यानी मात्र 150 करोड़ का ये इशू था। तो दोस्तों, जब भी कोई इतना छोटा इशू आता है तो सबसे पहले आप याद रखिएगा वो T2 सेगमेंट में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। T2T सेगमेंट में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, कल इसकी लिस्टिंग के बाद इसके अंदर जो सर्किट लिमिट होगी वो 5% की होगी, यानी ये 5% ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता और 5% ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, कुछ दिनों बाद ये T2T सेगमेंट से निकल जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन ये आप आईपीओ को, मतलब इस शेयर को 5% का सर्किट लिमिट में देखेंगे, क्योंकि ये T2T सेगमेंट में कारोबार आपको करता हुआ नजर आने वाला है। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। देखिए, लिस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की वैल्यूएशंस। कंपनी दोस्तों 55 रुपए के प्राइस बैंड पे अपना आईपीओ लेकर आई थी, और 55 रुपए के प्राइस बैंड के हिसाब से जो इसकी खुद की वैल्यूएशन बनती है वो है अराउंड 17.59, लेकिन पोस्ट प्राइस टू अर्निंग हमको देखनी है जो है ऑलमोस्ट दोस्तों 24.66। 24.66 की इसकी प्राइस टू अर्निंग आपको देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 541 करोड़ की हो जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का 17.56%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30.04%। तो ये तो कंपनी का, अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो खासा अच्छा देखने को मिलता है, 30% का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई खराब आपको देखने को मिलेगा। की कंसर्न क्या है, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो कभी भी 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 से ऊपर अगर है तो बिल्कुल वो खराब है, और इनका डेट टू इक्विटी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 के ऊपर है, 3.32 का। यानी जो दोस्तों कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है, जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 166 करोड़ का दोस्तों कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल जाएगा। यानी जो कंपनी का इशू का साइज 151 करोड़, उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर आपको कर्जा देखने को मिलता है 166.03 करोड़ का। ठीक है, जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस, तो अगर दूसरी कंपनीज के वैल्यूएशंस को नापे तो देखिए, गोल्ड आयम इंटरनेशनल 27 की प्राइस रनिंग पर ट्रेड करता है। डीपी आभूषण 29 की प्राइस रनिंग पर ट्रेड करता है। थंगमलाई ज्वेलरी 24 की प्राइस रनिंग पर ट्रेड करता है, और रेनिसेंस ग्लोबल ऑलमोस्ट 48 की प्राइस रनिंग पर ट्रेड करता है। तो अगर बाकी सब कंपनीज को देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन देखिए, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, एक्सेप्ट देखिए रेनिसेंस है तो वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी जो कंपनीज है वो दोस्तों 24-25 की प्राइस रनिंग के आसपास आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। यानी कंपनी जिस वैल्यूएशन पे लेके आई, लिटिल और लेस जगह नहीं, ज्यादा कंपनी के द्वारा छोड़ी गई। ये बात तो दोस्तों साफ साफ समझ में आती है। देखिए, कंपनी ने एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी किया था, वो भी इसी प्राइस पे किया था। तो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे लेके आई, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी कोई वैल्यूएशन कंपनी ने इंक्रीज किया, लेकिन जरूर जो 25 की प्राइस रनिंग या 24 की प्राइस रनिंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो बाकी के इंडस्ट्री पीयर्स है वो नन और लेस इसके आसपास ही आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंपनी ने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जगह बेसिकली यहाँ पर छोड़ी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जिस कारण से यहाँ पे दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा वो थी ग्रे मार्केट। ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ करेंटली इसकी ग्रे मार्केट चल रही है, जो 127.27% है। एक समय पे तो काफ़ी हैरानी वाली बात आपको मैं बताता हूँ, इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों चल रही थी ऑलमोस्ट 200%। जी हाँ, 198%, 109 रुपये के आसपास दोस्तों इसकी एक समय ग्रे मार्केट चल रही थी 18 तारीख को, जब ये इशू ओपन हुआ था। बट जिस दिन से ये ओपन हुआ था उस दिन से दोस्तों ग्रे मार्केट ने अपनी उल्टी चाल शुरू कर दी थी। ग्रे मार्केट नीचे आना चालू हो गई थी, वापस बढ़ी, लेकिन उसके बाद तो ऑलमोस्ट दोस्तों लो लगा लिया था अभी 23 तारीख को। कितने रुपए का? 56 रुपये का लो। तो 101% ग्रे मार्केट हो गई। वापस से दोस्तों ग्रे मार्केट में अब तेजी देखने को मिली और फिर से 70% हो गई। तो आप एक बात तो खुद नोटिस कर सकते हैं कि ग्रे मार्केट जो इसकी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा रही है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों फ्लक्चुएटिव है और एक जगह पर टिक नहीं रही है। बाकी ग्रे मार्केट इतनी ज़्यादा एक्टिव कैसे है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर दोस्तों ग्रे मार्केट में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखिए,
इस कंपनी की पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात ये है कि जो कंपनी का कारोबार है वो बढ़िया है, मतलब कंपनी हम कह सकते हैं जयपुर के अंदर आपको कारोबार करती हुई नज़र आती है। वहीं पे कंपनी एक रिनोड कंपनी हम ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी को कुछ जानता ही नहीं है वहाँ पे, एक इनका खुद का मोतीसन टावर है। लेकिन नेगेटिव बात कुछ ज़्यादा निकल के आ जाती है कंपनी के ऊपर। नेगेटिव बात क्या है? पहली बात तो दोस्तों कंपनी सिर्फ एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है जो है जयपुर। तो कंपनी इसके अलावा कई दूसरी जगह पे कारोबार नहीं करती है। दूसरी बात है दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स को लेकर। कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ काफ़ी कुछ लीगल केसेस आपको देखने को मिले हैं, भले वो आईपीएल बेटिंग हो या फिर सेबी के द्वारा इनको ट्रेडिंग से हटा दिया गया है, बेर कर दिया गया। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव आपको पॉइंट्स नज़र आ जाते हैं, जो आई थिंक बाजार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिकॉज याद रखिए, एक क्लीन प्रमोटर की कंपनी को बाजार हमेशा ज़्यादा प्रेफर करेगा रेदर देन कि एक वो प्रमोटर जिसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि देखिए पहली कंपनी जिसके प्रमोटर के खिलाफ केसेस है, हज़ारों कंपनीज होगी शेयर बाजार में जिस कंपनी के देखिए प्रमोटर्स के ऊपर केसेस। इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस टाइप के केसेस है, राइट? इनके ऊपर आईपीएल के बेटिंग तक के दोस्तों चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दोस्तों क्रिएट कर देता है लोगों के बीच में इमेज, ठीक है। तीसरी बात जो मुझे नेगेटिव लगती है दोस्तों वो है इस आईपीओ का इशू साइज। अब देखिए ये इशू साइज को जो नेगेटिव में कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए जब भी कोई छोटे टिकट साइज का आईपीओ आता है तो आप सबको पता है कि कितने लोगों के पास जाएगा, वो डेफिनेटली लो ही रहने वाले हैं, यानी लेस लोग ही रहने वाले हैं जिनके पास दोस्तों ये इशू जाएगा। तो इनके ऊपर निर्भर करता है कि वो प्राइस को किस तरीके से ऊपर नीचे लेके जाए। देखिए अगर तेजी से सेलिंग करना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक नीचे आ जाएगा, और अगर यहाँ पे दोस्तों वो शेयर्स को पकड़ के रख दिया यानी होल्ड करके रखा, तो दोस्तों स्टॉक की प्राइस में आपको जो मूव है वो अपसाइड का ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये छोटे शेयर्स के अंदर होता है, छोटे शेयर्स मतलब छोटी कंपनी वाले आईपीओस में। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको देखिए कोई भी सोच नहीं सकता कि होगा क्या। एक आईपीओ था जैसे दोस्तों उदय शिवा कुमार इंफ्रा का, मैं उसको बार बार एक एग्जांपल देता हूँ। तो उसमें हुआ क्या था, वो भी देखिए छोटे साइज का आईपीओ था, ग्रे मार्केट थी ऑलमोस्ट 30-40%, लेकिन वो लिस्ट हो जाता है नेगेटिव पे। क्यों? बिकॉज वो छोटा आईपीओ था तो लोगों ने ऊपर नीचे कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। मुझे लगता नहीं कि मोदी संस के ऐसा होगा कि ये नेगेटिव में लिस्टिंग देगा, बट ये बात जरूर है कि कितनी लिस्टिंग देगा ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो आईपीओ है ये हो सकता है कल आपको लिस्ट, और मतलब ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 127% की ग्रे मार्केट है, 70 रुपीज़ का दोस्तों करंट प्रीमियम चल रहा है, यानी इसके हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है 17,500 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस बाजार ला के चल रहा है, ग्रे मार्केट ला के चल रहा है। बट क्योंकि फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिले ग्रे मार्केट में, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए 55 रुपये का शेयर है, लेकिन इसकी लिस्टिंग हो सकती है अराउंड 95 से 125 के बीच में। अब देखिए 95 से 125 भी जब मैं कह रहा हूँ तो याद रखिए इसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। बिकॉज याद रखिए ऑलरेडी स्टॉक जो है, जो आईपीओ लेके आए कंपनी, वो चॉइस की प्राइस ट्रेंडिंग पे लेकर आए। अब ये जब लिस्टिंग देगा तो ये दोस्तों काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा इसके इंडस्ट्री के पीयर्स से। तो मेरे हिसाब से उसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी पीक पर पहुँच जाएगी। बट क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया इशू के अंदर दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर कल आपको ज़्यादातर उनके मतलब अगर ऑपरेटर्स घुस जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है छोटे छोटे आईपीओज में, छोटे शेयर्स में आई मतलब ऑपरेटर्स का घुसना, तो फिर वो प्राइस को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ये हो सकता है लिस्टिंग के ऊपर। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मैं कल घुसता हूँ कि पूरा गलत हो जाऊँ और 95 से 125 के बीच में कहीं भी जाकर लिस्टिंग ना हो, इससे या तो बहुत ऊपर हो जाए या तो इससे और नीचे हो जाए। बट हाँ ज़रूर दोस्तों कल की लिस्टिंग बहुत दिलचस्प होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर प्रिडिक्ट करना ये बहुत मुश्किल है। बट जो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा मानना है वो यही कि 95 से 125, देखिए बहुत बड़ी रेंज है ये 95 से 125, राइट। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि हाँ इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मेरे हिसाब से 100 रुपये की अगर ऊपर होती है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 95 से 125 के बीच में इसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिखती है। यानी मुझे मुनाफा है वो 10,000 से 17,500 के बीच में होगा। जैसे मैंने कहा रेंज काफ़ी हाई ली है मैंने, बट स्टिल ऐसा उसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि एक छोटे टिकट साइज़ का ये आईपीओ है जिसके अंदर काफ़ी बार देखिए ऊपर नीचे ज़्यादातर हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये लेवल लिया है। बाकी हाँ देखिए स्टॉक के अंदर सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो वैल्यूएशंस के कारण ये जो कंपनी है फिर बिल्कुल भी लेने लायक नहीं बचती है, ऐसा मुझे लगता है। अब लॉन्ग टर्म का अगर आपका विचार है तो अगेन मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, अगर आप लॉन्ग टर्म का रखने का सोच रहे हैं तो याद रखिए आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में A to Z, बिकॉज आप खुद उसके अंदर निवेशित रहना चाह रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसलिए कंपनी को और पढ़िए अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपने लगाया था आपको आ गया है तो बिल्कुल लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाने का।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फिर आपको वैल्यूएशन समझने पड़ेंगे कंपनी के कैसे हैं, कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में रखने लायक है, क्या इसके अंदर विश्वास रखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ज़रूर, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसके अंदर 5% की सर्किट लिमिट है तो ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल सकता है। ऑब्वियसली बात है, 5% ही दोस्तों स्टॉक ऊपर नीचे जा सकता है, तो वहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनके अंदर प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब दोस्तों या तो अपर सर्किट लगे या तो लोअर सर्किट लगे। अगर दोस्तों मान लीजिए इसके अंदर कल लोअर सर्किट लगना चालू हो जाता है तो फिर पता नहीं लोअर सर्किट खुलेगा कब, और अगर अपर सर्किट लगना चालू हो जाता है तो पता नहीं कि अपर सर्किट खुलेगा कब। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अपर सर्किट में तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास भी आएगा वो खुश ही रहेगा, लेकिन हाँ लोअर सर्किट में ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मेरे एक्सपेक्टेशंस तो ये है, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझे कॉमेंट सेक्शन में